हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सिविल ज्ञान में। सपनों की इस उड़ान में स्वागत है आपका सिविल ज्ञान में। उम्मीद करता हूँ आप सभी की तैयारी बहुत ही बेहतर और बहुत ही उम्दा चल रही होगी। एग्ज़ाम आपका टारगेट पता ही है, 23 जनवरी आपका एग्ज़ाम होने वाला है। अभी जब तक कोई ऑफिशियल नोटिस नहीं आती कि हाँ एग्ज़ाम नहीं होगा, तो आप इस सब चीज़ों पर ध्यान मत दीजिए, अपनी तैयारी को करते रहिए। हमने स्पेशल मॉक 1 किया था हिंदी का, आज हम मॉक 2 करने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कि कौन कौन से हमारे क्वेश्चन रहने वाले हैं। पहला क्वेश्चन गाइज है कि आपका पहला क्वेश्चन है कि बहुवचन का कौन सा विकल्प है जो उचित नहीं है। मतलब अगर हम बहुवचन देखते हैं कि बहुवचन बनाने के लिए, तो उनमें से कौन सा है जो उचित नहीं है। कि तालियां नहीं उचित है, कथाएं, बत्तियां, लताएं। चार ऑप्शन आपके पास है। क्वेश्चन नंबर आपका ये पहला है, बताना है आपको। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि जो बत्तियां लिखा हुआ है ये आपका उचित नहीं लिखा हुआ है। गाइज आपका जो तालियां हैं वो आपका तालियां तो बिल्कुल सही लिखा है, कथाएं बिल्कुल आपका सही लिखा हुआ, लताएं आपका बिल्कुल सही है। लेकिन जो आपका बत्तियां हैं वो आपका गलत है। उसका जो शुद्ध रूप होता है वो होता है बा, छोटी की मात्रा, आधा ता, पूरा ता, या पे अंगुंडी। ये आपका होता है बत्तियां, ये आपका शुद्ध होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड इज राइट आंसर होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपका दूसरा क्वेश्चन है पर्यायवाची से। क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित विकल्पों में से इंद्र का उचित पर्यायवाची बताना है आपको। आपको बताना है इंद्र का उचित पर्यायवाची। इंदिरा होगा कि देवराज होगा, अमरावती होगा, अलख होगा। क्वेश्चन नंबर आपका ये दूसरा है। आपको बताना है इंद्र की पर्यायवाची आपकी क्या होगी। तो बता देते हैं, इंद्र इंद्र जो होता है, इंद्र की आपकी पर्यायवाची आप लिख लीजिए। इंद्र की पर्यायवाची होती है आपकी महेंद्र भी होती है, महेंद्र भी होती है, और आपकी सुरेंद्र भी होती है, और देवराज होती है। महेंद्र, सुरेंद्र, देवराज, सुरेश, सुरेश और मधवा। तो ये सब आपकी जो होती है इंद्र की पर्यायवाची होती है। तो उसी में आपका एक शब्द है देवराज। कौन सा शब्द है? देवराज। तो आपका जो देवराज है ये आपका जो है इसका इंद्र का उचित पर्यायवाची हो जाएगा। इंदिरा जो है अलग चीज़ है, अमरावती आपका अलग है, और अलख जो है आपका अलग है। हम बात कर लेते हैं जो अलख आपका है। अलख जो है ईश्वर होता है, ईश्वर की पर्यायवाची है अलख। अलख ईश्वर की पर्यायवाची है। अलख को हम लोग परमात्मा के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, मतलब ईश्वर हो गया, परमात्मा हो गया, और अलख की पर्यायवाची की बात करें, परमेश्वर हो गया, परमेश्वर। तो ये सब जो हो गया आपकी अलख की पर्यायवाची हो गई। अगर हम बात करें अलग के बाद अमरावती की बात करें, तो अमरावती की जो पर्यायवाची होगी वो हो जाएगी इंद्रपुरी, इंद्रपुरी हो जाएगी, देवलोक हो जाएगी, इंद्रलोक हो जाएगी। तो ये आपकी अमरावती की पर्यायवाची हो गई। लेकिन आपका क्वेश्चन पूछा है इंद्र का उचित पर्यायवाची यहाँ पे क्या होगा। तो जो इंद्र की उचित पर्यायवाची होगी हो जाएगा आपका देवराज। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे आपका सही आंसर है। तो यहाँ पे आपका 2 आपका सही हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन आपका तो क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि रघुपति राघव राजा राम। रघुपति राघव राजा राम, रघुपति राघव राजा राम में कौन सा अलंकार आपको है ये आपको बताना है। तो यहाँ पे क्या है, रावण, जो रावण है उसकी बार बार आवृत्ति हुई है, तो इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। ठीक है गाइज, यहाँ रघुपति राघव राजा राम में क्या हुआ है, रावण की आवृत्ति हुई है, यहाँ पे अनुप्रास अलंकार है। जब वाक्य में एक ही वर्ड का बार बार प्रयोग किया जाता है तो वहाँ पे क्या होता है, अनुप्रास अलंकार होता है। जैसे कि सेवक सचिव सुमंत बुलाएं, तो यहाँ पे क्या है, अनुप्रास अलंकार है। ठीक वैसे रघुपति राघव राजा राम, तो उसमें भी क्या है, रावण की आवृत्ति हुई, इसलिए यहाँ पे क्या होगा, अनुप्रास अलंकार आपका होने वाला है। बढ़ते हैं, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन संधि से है। संधि में आपका जो है, आप देखेंगे कि आपके पास जो संधि है, चलिए आपको आप इसका आंसर बताइए कि भवन में कौन सी आपकी संधि है। गुण संधि है, दीर्घ है, कि वृद्धि संधि, आर्य संधि, आपको बताना है। हम बात कर लेते हैं जो संधि होती है, आपको संधि में क्या क्या पढ़नी है। जैसे कि दीर्घ संधि पढ़ लीजिए, गुण संधि है। ठीक है, ये 5 संधि हो, स्वर संधि 5 होती है, ये स्वर संधि के होते हैं। दीर्घ संधि, गुण संधि एक होती है, वृद्धि संधि। ठीक है, दीर्घ संधि, गुण संधि, वीर संधि एक आपकी होती है,
आयाद संधि, ठीक है। तो ये आपकी होती है दीर्घ संधि, गुण संधि, विद्ध संधि, और ये संधि आपकी होती है। तो आपको बताना है कि भवन में कौन सी संधि होती है। तो यहाँ पे देखिए भवन का पहले संधि विच्छेद करिए। भवन का संधि विच्छेद क्या होगा? भवन का जो संधि विच्छेद होगा वो होगा भो धन अनः, भो धन अनः। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि ओ, मतलब कि ओ प्लस आ अगर जुड़ रहा है तो क्या हो जा रहा है? अव बन रहा है। तो अव होने के बाद क्या बन जाता है? ये भावना। तो ये किस संधि का उदाहरण है? ये आपकी अयाद संधि का उदाहरण है। अब आप पूछेंगे अयाद संधि आप कैसे जान सकते हैं? तो अयाद संधि में आपका जो अयाद संधि होता है, उस अयाद संधि में क्या होता है कि अयाद संधि में क्या होने वाला है? चलिए हम बात कर लेते हैं एक बार अयाद संधि। अयाद संधि इसका उदाहरण होगा अयाद संधि। क्या हुआ? भवनाम देखिए पहले आप, क्या हुआ? भो धन, भो भो धन अनः। तो क्या हो जाएगा? भावना हुआ। तो यहाँ पे ओ मिला, यहाँ पे ओ मिला, और क्या मिला? आ मिला। तो क्या हो गया? अ हो गया। इसका जो नियम होता है, इसका होता है एचो अयाव यावा, ये इसका फार्मूला होता है। इसमें होता क्या है? ये जो एच दिख रहा है मतलब ए, ए, ओ और औ, अगर इनके बाद कोई स्वर आ जाए तो जब भी मिलाप होगा तो ए अगर होगा तो ए का हो जाएगा आए, आए होगा तो आए, ओ होगा तो आओ, आओ होगा तो आओ। तो यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है? ओ हो रहा है और आ मिल रहा है, मतलब ओ क्या है? ओ मिल रहा है, और आ क्या है? स्वर है। तो यहाँ पे अगर इन वर्णों के बाद ए, आए, ओ, आओ के बाद अगर कोई भी स्वर आता है तो उसके स्थान पे या तो आय होगा, या तो आय होगा, या तो अ होगा, या आय होगा, या क्या होगा? आ होगा। ए कब होगा? जब आय होगा। ए कब होगा? तो आय हो जाएगा। जैसे यहाँ पर क्या हुआ? ओ धन अना, तो यहाँ पे अ हो गया तो भावना हो गया। तो भावना में कौन संध हो गई? आयात संध हो गई। उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर अगला हमारा है कि निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। मेरे से कोई मतलब नहीं है, तीन लड़की एक पुरुष से भिड़ गई, जाने वाले को कोई नहीं रोक सकते हैं, आयुर्वेद प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाते हैं। इसमें से कौन सा वाक्य आपका शुद्ध है, ये आपको बताना है। यहाँ पे आपका जो सबसे शुद्ध वाक्य है वो आपका है, सबसे शुद्ध अगर देखें तो आयुर्वेद प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है, ये आपका शुद्ध है। अब आप पूछेंगे कि ये आपका गलत गलत क्यों है? मेरे से कोई मतलब नहीं है, तो यहाँ पे क्या हुआ है? मेरे से कोई मतलब नहीं है, कोई मतलब नहीं है, यहाँ पे क्या है? सर्वनाम की त्रुटि है। अब ये सर्वनाम त्रुटि क्या होती है? जो आपका ये लिखा हुआ मेरे से, ये मेरे से जो है यहाँ पे गड़बड़ है। आप इसको लिख सकते हैं मुझसे, मुझसे कोई कोई मतलब नहीं है, तो ये आपका हो जाता सही। लेकिन यहाँ लिखा है मेरे से, तो यहाँ पे सर्वनाम की त्रुटि, इसलिए आपका ये गलत हो जाता है। अगला है कि तीन लड़की एक पुरुष से भिड़ गई। आप ये पूछेंगे ये फिर क्यों गलत है? इसमें क्या हुआ? तीन है, यहाँ पे क्या? वचन की त्रुटि। अगर ये होता कि तीन लड़कियाँ, क्या होता? तीन लड़कियाँ एक पुरुष से भिड़ गईं, तब जा कर के आपका ये क्या हो जाता? सही हो जाता। लेकिन यहाँ पे क्या है? तीन लड़की एक पुरुष से भिड़ गई, तो ये आपका गलत हो जाएगा। यहाँ होता तीन लड़कियाँ, तो आपका सही होता। ठीक। जाने वाले को कोई नहीं रोक सकते हैं, तो अब यहाँ पे किस चीज़ की गलती है? यहाँ आप देखें जाने वाले को कोई नहीं रोक सकते हैं, तो यहाँ पे क्या? क्रिया संबंधी एक त्रुटि है। ये सकते हैं यहाँ पे होता कि कोई नहीं रोक सकता है, ठीक है, यह सकता है होता तब सही होता। तो इस प्रकार आपका जो है ये आपके तीनों हो जाते हैं गलत, ये गलत, ये गलत, ये गलत। यहाँ पे आयुर्वेद प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता, ये आपका सही हो जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपका अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन आपका है, कह रहा है कि उच्छ्वास शब्द के लिए उचित वाक्यांश, मतलब वाक्यों के लिए जो वाक्यांश वाला शब्द होता है आपको वो बताना है कि उच्छ्वास का क्या होगा। ठीक है, उच्छ्वास का मतलब होता है भाई कि ऊपर आने वाली श्वास, ठीक है, ऊपर आने वाली श्वास। तो यहाँ पे आपका जो ऑप्शन नंबर 3 है वो आपका उच्छ्वास का सही आंसर है।
अब यहाँ पे जो लिखा है ऊपर की ओर जाने वाला, तो ऊपर की ओर जो जाने वाला होता है उसको कहते हैं ऊर्ध्वगामी। क्या कहते हैं? ऊर्ध्वगामी। मान लो कहीं अभी क्वेश्चन में आ जाए तो क्या कहते हैं? ऊपर ऊपर की जाने वाला को ऊर्ध्वगामी कहते हैं। और ऊपर कहा हुआ, जो ये आपका ऊपर कहा हुआ है इसको कहते हैं उपर्युक्त। ऊपर युक्त किसे कहते हैं? ठीक है। ऊपर लिखित, जो आप पे ऊपर लिखित है इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है कि ऊपर ऊपर लिखा गया। तो यहाँ पे आपका पूछा हुआ था कि उच्छ्वास, उच्छ्वास शब्द के लिए उचित वाक्यांश, तो ये उच्छ्वास का हो जाता है क्या? ऊपर आने वाली श्वास। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर, जो विकल्प नंबर आपका 3 है वो आपका सही आंसर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है? विलोम शब्द से है। आपको बताना है विलोम शब्द। यहाँ पे उन्नयन शब्द का आपको विलोम बताना है। उन्नयन, उन्नयन मतलब क्या होता है? जैसे आपने देखा होगा, पढ़ते हैं उन्नयन कोड, तो ये क्या होता है? उन्नयन होता है। फिर इसका एक बनता है अवनमन कोड, तो ये उन्नयन का जो होता है अवनयन होता है, विलोम। ठीक है। अब ये रुकना का क्या होगा? रुकना का विपरीत होगा चलना। विमुख मतलब क्या होता है? कि उनके तरफ बिना मुख, तो मतलब उन्मुख हो जाएगा। इसका क्या हो जाएगा? उन्मुख। कोई स्थिर है तो चंचल हो जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पे हमने आपको चारों शब्दों को बता दिया है। लेकिन यहाँ पे जो क्वेश्चन आपका पूछा हुआ था, कि जो क्वेश्चन पूछा हुआ था गाइस, वो क्वेश्चन आपका यह था कि उन्नयन शब्द का, तो उन्नयन का क्या होगा? अवनयन होगा। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे आपका सही आंसर होगा। बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन पूछा हुआ है कि पेट की अग्नि, पेट की अग्नि, पेट की अग्नि को हम लोग क्या कहते हैं? जो पेट की अग्नि है उसके लिए हम लोग क्या शब्द देते हैं? आपको बताना है कि दावाग्नि कहते हैं, कि बड़वाग्नि कहते हैं, जठराग्नि कहते हैं, कि मंदाग्नि कहते हैं, कामनल कहते हैं। आपको क्या कहने वाले हैं, आपको ये आपको बताना है। तो यहाँ पे देखिए, जो पेट की अग्नि होती है या पेट में लगी अग्नि होती है उसको कहा जाता है जठर अग्नि। जठराग्नि मतलब शब्द दिया जाता है, नाम उसको एक शब्द दिया जाता है कि पेट की अग्नि जो होती है वो जठराग्नि होती है। यहाँ पे जो दावाग्नि लिखा हुआ है उसका मतलब होता है जंगल की आग। क्या मतलब होता है गाइस? उसका मतलब होता है जंगल की आग, इसका मतलब होता है। एक लिखा है बड़वाग्नि, इसका मतलब होता है समुद्र में लगी आग, समुद्र में लगी आग होता है। एक होता है मंदाग्नि, मंदाग्नि इसका मतलब होता है पाचन शक्ति का कमज़ोर होना। तो यहाँ पे हमने चारों शब्दों का बता दिया है कि दावाग्नि मतलब जो होता है जंगल की आग, बड़वाग्नि मतलब होता है समुद्र में लगी आग, और मंदाग्नि मतलब होता है पाचन शक्ति का कमज़ोर होना। लेकिन आपका जो यहाँ क्वेश्चन पूछा गया था वो आपका क्वेश्चन ये था कि पेट की अग्नि, तो उसके लिए ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 जठराग्नि, आपका ये राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है खटाई में पढ़ना इस मुहावरे का आशय क्या होगा? खटाई में पढ़ना मुहावरे का आशय क्या होगा, आपको बताना है। तो खटाई में पढ़ने मुहावरे का आशय जो होता है कि निर्णय का ना होना। अगर कोई काम है, अगर उसका हम निर्णय नहीं ले पा रहे हैं तो उसको कहते हैं खटाई में पढ़ना, निर्णय का ना होना। जैसे कि अब यहाँ पे लिखा है बहुत कष्ट होना, तो बहुत कष्ट मतलब आप क्या कह सकते हैं? बहुत कष्ट होना, जैसे कहते हैं कि इस काम को ना करो नहीं तो छठी का दूध याद आ जाएगा, छठी का दूध याद आना, छठी का दूध याद आना को हम लोग कह सकते हैं बहुत कष्ट होना। जैसे है कि पछतावा होना, तो पछतावा होना का अगर हम लिखना चाहें तो हाथ मलना लिख सकते हैं, हाथ मलना। अगर कहीं लिखा हो हाथ मलना तो उसका जो होगा पछतावा होना। नुकसान होना मतलब कि अपने पाँव पर नुकसान होने क्या होगा कि अपने अपने पाँव पर कुल्हाड़ी मार लेना, मतलब अपने पाँव पर कुल्हाड़ी मारना। तो ये हो गया। यहाँ पे हमने चारों को बता दिया क्या हो सकता है, लेकिन आपको जो यहाँ पे पूछा गया था वो पूछा गया था क्वेश्चन। क्वेश्चन ये था, क्वेश्चन आपका था खटाई में पढ़ना, खटाई में पढ़ने का होता निर्णय ना होना। ऑप्शन यहाँ पे चौथा आपका जो आंसर है वो आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन आपका क्या है? निम्नलिखित शब्द शुद्ध वर्तनी का, आपने देखा होगा वर्तनी का भी क्वेश्चन एग्जाम में आपके आता है, यूपी 2016 में आपका पेपर में जो हो उसमें आया भी था। इसमें आपको बताना है कि शुद्ध वर्तनी का चयन करना था। इसमें कौन सा सही है? कांपना सही है, टांगना सही है, वरिष्ठ सही है, कि लोहार सही है? आपको ये बताना है कि आपका इसमें सही रहने वाला है।
चलिए देखते हैं, यहाँ पे जो आपको वरिष्ठ लिखा हुआ यही आपका सही है। बाकी आपका कांपना गलत है, कांपना नहीं होता गाइज, ये होता है कांपना, मतलब यहाँ पे चंद की बिंदी होती है, ये कांपना होता है। टांगना नहीं होता, ये होता है टांगना, मतलब यहाँ पे चंद बिंदी होती है। लोहार पे यहाँ पे अंक बिंदी नहीं होती है, यहाँ पे होता है लोहार, लोहार ये आपका होता है। तो यहाँ पे आपका पूछा था कि कौन सा शुद्ध वर्तनी है, तो वरिष्ठ में आपकी शुद्ध वर्तनी थी, बाकी तीनों आपका गलत था। तो यही आपका ऑप्शन नंबर जो 3 होगा वो आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 आपका क्या होगा, ये सही हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, पढ़िए देखते हैं गाइज। हिंदी आपका गाइज हम बता दें, हिंदी आपका 25 नंबर का है। अगर आप अच्छे से इसकी प्रैक्टिस कर लेते हैं तो 50 नंबर आपको कहीं नहीं जाने वाला है। 50 नंबर आप 50 में 50 ला सकते हैं, नहीं 50 में आएगा तो 40+ तो आएगा ही आएगा। आप फालतू मतलब इंग्लिश को लेकर ना परेशान होइए, बहुत से लोग मैसेज करते हैं सर इंग्लिश के लिए कुछ कराइए। तो मैं ये कहना चाहूँगा, हिंदी आप अच्छा बेहतर अपना कर लीजिए, हिंदी में आप अच्छा ला सकते हैं। इंग्लिश में हमने कभी काम नहीं किया ना, इसीलिए इंग्लिश में थोड़ा दिक्कत आ जाती है। अब बचे हुए दिनों में आपको ज़्यादा ज़्यादा हिंदी पे काम करना है, अपने कंप्यूटर पे रीजनिंग मतलब उस पर काम करना है जहाँ अपना स्कोर कर सकें। ऐसे वक्त ऐसे जगहों पर अपने टाइम को नहीं समय लगाना है कि जहाँ से हमको आउटपुट ना मिले, जहाँ इनपुट दो वहाँ से आउटपुट अच्छा खासा हमको मिले। ठीक है गाइस, तो ज़रा इस सब चीज़ों का बहुत ध्यान रखना है इस समय पे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि मैं माता जी के लिए चाय बना रही हूँ, इसमें रेखांकित शब्द किस कारक का चिन्ह है। यहाँ पे के लिए है, तो के लिए जो होता है वो कारक चिन्ह संप्रदान के लिए, जैसे कर्ता ने तो प्रथमा कर्ता ने कर्म को, कर्म को करण में क्या होता है से या के द्वारा, तो संप्रदान में क्या होता है को के लिए मतलब किसी के लिए, यहाँ माता जी के लिए तो संप्रदान कारक होगा यहाँ पे। ठीक है, तो रेखांकित समय के लिए है तो संप्रदान कारक आपका होने वाला है। अगला क्वेश्चन आपका क्या है, विशेषण बताना है आपको, विशेषण बताना है कि कौन सा विशेषण यहाँ पे है। 2 लीटर है, थोड़ा है, फिर बहुत है, संख्यावाचक है, परिमाणवाचक है, सारणिक विशेषण है, तुलनाबोधक विशेषण है। आपको बताना है कि इन शब्दों में कौन सा विशेषण है। तो जैसे कि 2 लीटर हो गया, 2 किलो हो गया, थोड़ा हो गया, ज़्यादा हो गया, कम बहुत, ये सब चीज़ें क्या होती है किसी चीज़ के परिमाण को बताती हैं। तो यहाँ पे आपका जो परिमाणवाचक विशेषण होगा, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो आपका 2 होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहने वाला है। तो ऑप्शन नंबर 2 परिमाणवाचक विशेषण। अगला क्वेश्चन आपका है, कौन सा विकल्प एक द्रव्यवाचक संज्ञा है। तो अगर हम संज्ञा की बात कर लें, संज्ञा अगर हिंदी में अगर डेफिनेशन इसकी पूछें, किसी व्यक्ति वस्तु या स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। ए नाउन इज द नेम ऑफ द पर्सन प्लेस आर थिंग, इंग्लिश में होती है। तो यहाँ पे संज्ञा हम पूछ लेते हैं कि भाई संज्ञा में पूछा है कि द्रव्यवाचक संज्ञा, तो यहाँ पे द्रव्यवाचक संज्ञा जैसे भीड़ को पढ़ेंगे, गाय को पढ़ेंगे, मोहन को पढ़ेंगे, तो यहाँ से किसी द्रव्य या मेटेरियल के बारे में बात नहीं हो रही, लेकिन आप चाशनी जब पढ़ेंगे तो यहाँ पे एक द्रव्य की बात, मतलब किसी मेटेरियल की बोध हो रहा है। तो यहाँ पे चाशनी में क्या होगा, द्रव्यवाचक संज्ञा होगा। हम बात कर लेते हैं कि संज्ञा हमारी कितनी प्रकार की होती है। आपकी जो संज्ञा होती है, सबसे पहले संज्ञा जो होती है 5 प्रकार की, संज्ञा कितने प्रकार की होती है, संज्ञा आपकी जो होती है 5 प्रकार की होती है। कौन कौन सी होती है, एक होती है आपकी व्यक्तिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, फिर एक होती है जातिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, फिर एक होती है द्रव्यवाचक संज्ञा, एक होती है द्रव्यवाचक संज्ञा, फिर आपकी एक होती है समूहवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, फिर आपकी एक होती है भाववाचक संज्ञा। क्या होती है, भाववाचक संज्ञा। तो यहाँ पे संज्ञा 5 होती है, एक होती है व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, द्रव्यवाचक, समूहवाचक और भाववाचक संज्ञा। ये संज्ञा आपकी 5 प्रकार की होती है। तो द्रव्यवाचक संज्ञा में क्या होती है, चाशनी होती है। तो यहाँ पे क्या हो जाती है, द्रव्यवाचक संज्ञा हो जाती है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर ये आपका सही आंसर होने वाला है। अगला क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है सहित। सहित में किस प्रकार का अव्यय, कुछ क्वेश्चन आपके अव्यय से भी आ जाते हैं। तो यहाँ पे सहित में जो है आपका भाई संबंध बोधक अव्यय, ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे आपका राइट आंसर रहने वाला है। दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। वृक्ष पूजन का हमारे जीवन का विशेष स्थान नहीं रहा। तो यहाँ बताना है कि इस वाक्य में किस भाग में त्रुटि है, हमारे जीवन का नहीं रहा वृक्ष पूजन का विशेष स्थान। तो यहाँ पे आप
वाक्य को पढ़ने से लग रहा होगा कि वृक्ष पूजन का हमारे जीवन का, मतलब वृक्ष पूजन का यहाँ पे का जहाँ कर होता हमारे जीवन में विशेष स्थान नहीं रहा। तो यही आपका वाक्य में, मतलब वाक्य के किस भाग में एरर है ये आपको बताना है। यहाँ पे आपका पूरा वाक्य लिखा हुआ है कि वृक्ष पूजन का हमारे जीवन का विशेष स्थान नहीं रहा, तो उसमें से अलग अलग वाक्य का भाग दिया हुआ है। तो आप कह सकते हैं कि हमारे जीवन का वाले भाग में एरर है। इसमें स्थान पर क्या होना चाहिए था कि हमारे जीवन में विशेष स्थान नहीं रहा। ठीक है गाइस, आपको उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। यहाँ बताना है कि मैं वहाँ बड़ा होकर हूँ। वाक्य में अव्यय शब्द क्या है? मैं अव्यय है, वहाँ अव्यय है, होकर हूँ। तो यहाँ पे वहाँ एक क्या है? अव्यय है, बाकी मैं क्या है? इस तो सर्वनाम है। तो यहाँ वहाँ जो होता है वो अव्यय शब्द है। निम्नलिखित में कौन प्राचीन भारतीय आर्य भाषा कौन सी है? तो प्राचीन भारतीय जो आर्य भाषा आपकी है वो वैदिक संस्कृति है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर है यहाँ पे। अगला क्वेश्चन है चंद्रकांता के उपन्यासकार कौन है? चंद्रकांता के उपन्यासकार आपके कौन है? देवकीनंदन खत्री जी हैं। ठीक है गाइज, तो देवकीनंदन खत्री आप कीजिए। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन लगता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 17 18, लगता है PDF फॉरवर्ड नहीं हो पाई। 18 क्वेश्चन आपका हुआ है। चलिए देख लीजिए, कुछ तद्भुत असम को देख लेते हैं। तद्भुत असम शब्द, जैसे कि एक क्वेश्चन था सुई। सुई, सुई क्या है? सुई एक तद्भव शब्द है। इस सुई का जो तत्सम होगा वो होता है सूची। क्या होता है? सूची आपका तत्सम शब्द होता है। यहाँ पे आपका सुई क्या है? हाँ, तो हमने तद्भव तत्सम की कुछ बात की थी, कुछ तद्भव शब्द की बात कर लेते हैं क्योंकि क्वेश्चन में नहीं आया, PDF ऐड नहीं हो पाई, तो तद्भव तत्सम की बात कर लेते हैं। जैसे कि अगर तद्भव की बात करें तो सुई हो गया, तो सुई एक तद्भव शब्द है, इसका तत्सम क्या होगा? सूची होगा। ठीक है, सूची होगा। ठीक है, एक है ऐसे सरसों। तो जो सरसों होता है ना, आप जो लोग जानते हो कि सरसों, इसका जो तत्सम होता है वो क्या होता है? ससर्प होता है। क्या होता है? ससर्प आपका होता है। एक है तदा। तदा, तदा क्या है? एक तत्सम शब्द है। तदा का जो तद्भव होता है क्या होता है? तब होता है। तब आपका तद्भव तब होता है। तो आप देख लीजिए, सूची हो गया तत्सम शब्द, इसका सुई हो गया तद्भव। ससर पे एक तत्सम शब्द है, सरसों हो गया इसका तद्भव। तदा क्या है? तत्सम है, और तब हो गया इसका एक तद्भव शब्द हो गया। यही कुछ क्वेश्चन थे, और कुछ पर्यायवाची हम देख लेते हैं। पर्यायवाची, जैसे कि जो कुछ इंपॉर्टेंट पर्यायवाची हैं, जैसे कि अगर आ जाए संध्या। संध्या, तो संध्या क्या हो जाएगी? संध्या की पर्यायवाची होती है गोधूली। गोधूली, या इसी को हम लोग सांझ कहते हैं। क्या कहते हैं गाइस? सांझ कहते हैं, या क्या कहते हैं? शाम काल कहते हैं। तो संध्या, सांझ, शाम काल, या कहते हैं दिनांत। दिन का अंत जो होता है वो दिनांत हो गया। या कहते हैं इसी को निशा आरंभ। निशारंभ, तो निशारंभ हो गया। तो ये संध्या की पर्यायवाची क्या हो गई? गोधूली हो गई, सांझ हो गई, शाम काल हो गई, दिनांत हो गई, और निशारंभ हो गई। और पर्यायवाची लिख लेते हैं। एक पर्यायवाची लिख लीजिए स्त्री की। जो आपकी स्त्री होती है, स्त्री, महिला, महिला तो आप जानते हैं महिला हो जाएगा। रमणी लिख लीजिए, रमणी, रमणी, और वनिता, वनिता, और वामा। तो ये स्त्री के लिए पर्यायवाची शब्द होते हैं। वामा मतलब होता है स्त्री या महिला, वनिता हो गया, और रमणी हो गया। तो ये आपकी पर्यायवाची हो गई। और हम बात कर लेते हैं, तो ये आपका पर्यायवाची हो गई। ठीक है, पर्यायवाची हो गई। तद्भव तत्सम 18 क्वेश्चन आपका हुआ था, 19 हमने तद्भव तत्सम करा दिया, 20 आपकी हो गई पर्यायवाची। और कर लेते हैं कुछ क्वेश्चन, जैसे कि बात कर लेते हैं वर्णमाला की। ठीक है, वर्णमाला, जो आपका वर्णमाला होता है, वर्णों के व्यवस्थित समूह को हम लोग वर्णमाला कहते हैं। वर्णमाला आपके कितने होते हैं? जैसे कि अगर आता है उच्चारण के आधार पर, उच्चारण के आधार पर अगर बात करेंगे, उच्चारण के आधार पर, तो आपका कितना होता है? 45 वर्ण होता है। ठीक है,
इसमें से आपके कितने 10 स्वर होते हैं और आपके 35 क्या होते हैं, व्यंजन होते हैं। अगर हम बात करें लेखन के आधार पर, तो लेखन के आधार पर जो होते हैं आपके 52 होते हैं। इस 52 में 13 स्वर हो जाएगा, 35 व्यंजन हो जाएगा, ठीक है। 13 स्वर हो जाएगा, 35 व्यंजन हो जाएगा, और 4 आपका जो होता है वो संयुक्त व्यंजन होता है। कौन सा होता है, संयुक्त व्यंजन। जैसे कि आपने पढ़ा होगा छा, त्रा, ज्ञा और स्रा, तो ये 4 आपके क्या होते हैं, ये आपके संयुक्त व्यंजन में आते हैं। तो क्वेश्चन पूछे कि वर्णमाला में कितने अक्षर होते हैं, तो उसमें आपको ध्यान से पढ़ना होगा कि क्या लिखा हुआ है, उच्चारण के आधार पर कहा है कि लेखन के आधार पर कहा है। अगर लेखन के आधार, अगर कुछ नहीं कहा है तो ऑप्शन के हिसाब से जाना। जैसे मान लो कह दिया कि उल्लेखन के आधार पर कितने वर्ड होते हैं, तो 52 आपको उसमें दिया होगा, बस आपको टिक कर देना है। अगर नहीं दिया होगा तो आपको ये देखना है कि उसमें ऑप्शन कैसा दिया है, 45 दिया है कि 52 के लिए दिया है। अगर 52 दिया है तो समझ लीजिए लेखन के आधार पर पूछ रहा हुआ है, ठीक है। तो ये आप ये वर्णमाला जो होता है उच्चारण के आधार पर 45 वर्ड होते हैं, जिनमें आपके 10 स्वर होते हैं और 35 व्यंजन होते हैं। अगर हम बात करें लेखन के आधार पर 52 वर्ड होते हैं, 52 में 13 स्वर होता है, 35 व्यंजन होता है और 4 आपका संयुक्त व्यंजन होने वाला होता है, ठीक है गाइज। ये आपके कुछ हिंदी के कुछ क्वेश्चन थे। मॉक टेस्ट मैं कोशिश करूँगा कि मैं डेली वीडियो प्रोवाइड करा पाऊँ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हुई हो तो वीडियो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास आप इसको शेयर करिएगा। हमने मॉक टेस्ट 1 भी करा चुके हैं, जिसकी लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, आप जिस लोगों को नहीं देखा आप देख सकते हैं। थैंक यू गाइस, जय हिंद, जय भारत।